हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। घाटशिला उपचुनाव का मतदान आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वोटिंग आयोग की तैयारी पूरी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मंगलवार 11 नवंबर को 45 घाटशिला विधानसभा उपचुनाव हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने हेतु पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो गया है। आज शाम तक सभी अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर रिपोर्ट करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। के रवि कुमार मुख्यालय में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की मॉनिटरिंग के लिए स्थापित किए गए वेबकास्टिंग सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर अंदर एवं बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसकी वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं आरओ ऑफिस से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मतों का अवश्य इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अपने मित्रों, परिवारजनों, पड़ोसियों को भी मतदान हेतु अवश्य प्रेरित करें। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके में 8 की मौत, 20 घायल। गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास खड़ी एक कार में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। इस शक्तिशाली विस्फोट से कई वाहनों में आग लग गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। अधिकारियों के अनुसार 8 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल हैं। दिल्ली विस्फोट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सोमवार की शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण 3-4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और लोग घायल भी हुए और कुछ की मौत हो गई। घायलों का यहां इलाज किया जा रहा है। हमने सभी कोणों को खुला रखते हुए गहन जांच शुरू की है। विस्फोट की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए टीम, एसपीजी टीम और एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और तेजी से सभी जांच कर रही है। घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता निश्चित की जा रही है। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीमें मिलकर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं। सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखें। कृपया केवल पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। दिल्ली फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है। 8 गाड़ियां जली हैं। इसके साथ ही कई और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोकनायक अस्पताल में 5 घायलों के लाए जाने की सूचना है। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दिल्ली फायर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली फायर की टीम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से धमाके की कॉल आई। फिलहाल मौके पर दमकल बाकी 3 गाड़ियां भेजी गई हैं। दमकल विभाग का कहना है कि उन्हें कार में धमाके की कॉल मिली है। झारखंड में सिपाही के 23,000 पदों पर जल्द शुरू होगी बहाली। झारखंड में पुलिस विभाग में एक बड़ी बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने 23,645 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों से आंकड़े और रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है ताकि कुल पदों की श्रेणीवार स्थिति स्पष्ट हो सके। सूत्रों के अनुसार प्रमंडल स्तर पर समन्वय के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो डीआईजी स्तर के पदाधिकारी होंगे। उनका कार्य जिलों से प्राप्त सूचनाओं को एकीकृत कर मुख्यालय को भेजना होगा। ये तैयारी इस बात का संकेत है कि नई भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर होने वाली बहाली को सितंबर 2025 में रद्द कर दिया गया था। 26 सितंबर 2025 को जारी सरकारी सूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि झारखंड पुलिस गृह रक्षा वाहिनी, कक्षपाल सिपाही और उत्पाद सिपाही की नियुक्ति अब संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत होगी। इसी के साथ झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित विज्ञापन संख्या 17/2023 को रद्द कर दिया गया था। गृह विभाग के संकल्प संख्या 3333 दिनांक 28 अगस्त 2025 के अनुसार नई संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत एक ही परीक्षा के माध्यम से विभिन्न इकाइयों, पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी और उत्पाद विभाग में नियुक्तियां की जाएंगी।
12 नवंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 12 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। ये बैठक दोपहर 3 बजे झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से आधिकारिक सूचना जारी की गई है। बैठक में राज्य सरकार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। दिल्ली धमाके के बाद झारखंड में हाई अलर्ट, सभी जिलों में सघन चेकिंग। दिल्ली में सोमवार की शाम हुए बम धमाके के बाद पूरे झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित करते हुए सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों के थाना प्रभारियों व ओपी प्रभारियों ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में विशेष पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, उनके पहचान पत्रों की बारीकी से जांच की जा रही है। झारखंड में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीआरपी व जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक यात्री और उनके सामान की सघन जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंडों पर भी यात्रियों के सामान की जांच के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बाजार, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। झारखंड पुलिस ने आम लोगों से सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को डायल 112 पर दें। पुलिस ने विशेष रूप से यह भी अपील की है कि अगर उन्हें कोई भी लावारिस वस्तु मिलती है तो उसे हाथ ना लगाएं और तत्काल उसकी जानकारी पुलिस के साथ साझा करें। झारखंड में फिर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, मुखियाओं को नहीं हुआ पिछली राशि का भुगतान। नवंबर-दिसंबर महीने से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करने जा रही है। 2022 से लेकर 2024 तक मुखियाओं ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खूब मेहनत की और अपनी जेब ढीली करके खर्च भी किया। सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि कार्यक्रम में होने वाले खर्च को मुखिया की ओर से भुगतान किया जाएगा, लेकिन अब तक मुखिया को खर्च होने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया है। धनबाद प्रखंड के मुखियाओं ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो राशि खर्च की थी वो उन्हें अब तक नहीं मिली है। धनबाद प्रखंड के मुखिया ने बताया कि 2022, 2023 और 2024 में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रुपए अपने पॉकेट से खर्च किए गए थे। इधर मुखियाओं का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में टेंट, शामियाना, सजावट, एलईडी डिस्प्ले, प्रचार प्रसार और दूसरी व्यवस्थाओं का खर्च मुखिया ने अपनी निजी खर्च से उठाया था ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और पंचायत के हर वर्ग को योजना का लाभ मिल सके। मुखिया ने बताया कि सभी संबंधित बिल और वाउचर प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिए गए, फिर भी एक भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। मुखिया मनोज कुमार ने बताया कि 2022 में जब सरकार आपके द्वार योजना शुरू हुई थी तभी से हम लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके कार्यक्रम कराते रहे हैं। हर साल ये भरोसा दिया जाता है कि भुगतान जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन 2024 तक एक भी पैसा नहीं मिला है। अब 2025 में फिर से कार्यक्रम कराने का निर्देश आया है, जबकि हम पहले ही 3 बार खर्च कर चुके हैं, चौथी बार अपने जेब से खर्च करने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुखिया का कार्य काफी सराहनीय था। कार्यक्रम में लोगों को बुलाने और तमाम तरह की व्यवस्था भी कार्यक्रम के दौरान की गई थी ताकि शिविर में पहुंचने वाले को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। रामगढ़ में वाहन के धक्के से घायल युवक की मौत, विरोध में सड़क जाम। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के बुत बाजार के समीप रविवार देर शाम सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक राजकुमार महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजकुमार महतो निजी काम से सुथरपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में किसी वाहन ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत सदर अस्पताल रामगढ़ पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह मृतक के परिजनों के साथ रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग यानी एनएच को बुद्ध बाजार के समीप शव रखकर जाम कर दिया। जाम के चलते एनएच पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार व रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। बाद में मुआवजा देने के आश्वासन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा। इस दौरान सुबह 6 बजे से 3 घंटों तक सड़क जाम रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिम्स प्रशासन में अनुशासनहीनता पर सख्ती, बिना अनुमति गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं। रिम्स प्रशासन में अनुशासनहीनता पर निदेशक ने सख्त रोक अपनाया है। 29 अक्टूबर को रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने प्रशासनिक ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कई कर्मचारी भोजनावकाश के बाद अपने कार्यस्थलों से नदारद पाए गए। इस पर निदेशक ने नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा था। अधिकांश कर्मचारियों के जवाब औपचारिक और गैर गंभीर पाए गए। कई ने अनुपस्थिति का कारण बच्चों की तबीयत, पैर दर्द, अस्वस्थता या घर में विवाह की तैयारी जैसे व्यक्तिगत वजहें बताई। निदेशक ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के कारण कार्यालय अनुशासन की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।
डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति कार्यस्थल से अनुपस्थित रहना सेवा नियमों का उल्लंघन है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित कार्यालय समय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। रिम्स प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमित रूप से निरीक्षण जारी रखने की बात भी कही गई है ताकि सरकारी कार्यों में लापरवाही और ढिलाई पर रोक लगाई जा सके। सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले के 2,22,000 से अधिक लाभुकों को पेंशन राशि मिली। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले में नवंबर महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भज्जंत्री के निर्देश पर यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजी गई है। कुल 2,22,669 लाभुकों को 22,26,69,000 रुपए की राशि दी गई है। हर लाभुक के खाते में 1,000 रुपए की पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के 341 लाभुक, एचआईवी एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के 415 लाभुक, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1,74,248 लाभुक, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 47,658 लाभुक, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 7 लाभुक। जिन लोगों को अभी पेंशन नहीं मिली है उन्हें अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी लाभुकों से अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है ताकि वे योजना का लाभ लगातार पा सकें। झारखंड में नए सिरे से तैयार हो रही टेक्सटाइल नीति, पुरानी की अवधि समाप्त। झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत तैयार टेक्सटाइल नीति की अवधि समाप्त होने के बाद नए सिरे से नीति बनाने की योजना पर काम चल रहा है। नई नीति के साथ ही कुछ और कंपनियों के ब्रांच झारखंड में खुल सकते हैं। हालांकि अभी तक जो देखने को मिला है उसके अनुसार पुरानी कंपनियों के ही नए ब्रांच खुलने की संभावना प्रबल है। इससे राज्य सरकार को कोई ठोस फायदा नहीं होता है, कंपनियों की कमाई जरूर बढ़ जाती है। सरकार चाह रही है कि नई कंपनियों के माध्यम से ही विकास कार्य किए जाएं। पूरे प्रकरण पर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री और उद्योग सचिव को भी पत्र लिखा है। झारखंड में तैयार उद्योग नीति की अवधि समाप्त हो गई है, इस कारण से कोई नया उद्योग इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा है। सरकार नए सिरे से नीति बनाने की तैयारियों में जुटी है और इन तैयारियों का असर धीरे धीरे देखने को मिलेगा। दूसरे राज्यों से बेहतर नीति बनने पर ही व्यवसायी वर्ग आकर्षित होगा और झारखंड में निवेश होता दिखेगा। वर्तमान में झारखंड से बेहतर नीति बनाकर दूसरे राज्य निवेश को आकर्षित करने में जुटे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने बेहतर नीति वाले राज्यों की वकालत की है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेक्सटाइल पार्क की भी जरूरत है। गुजरात में विभिन्न कपड़ा कंपनियों की 100 से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं। इनके माध्यम से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के करीब का निवेश राज्य में हर वर्ष हो रहा है। हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तो लोगों के घरों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। यह मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सब्सिडी नीति से निवेश स्थिर। ओडिशा में नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के तहत हस्तकरघा, सिल्क आदि की इकाइयों के माध्यम से हाल के दिनों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। निवेशकों को यहां की नीति पसंद आ रही है। राज्य में 17 इकाइयों और पार्क की स्थापना हो चुकी है। इसके माध्यम से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इस राज्य में विदेशी निवेश भी बढ़ा है। अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम की कार्यवाही तेज, 3 माह में लगभग 130 से अधिक हटाए। रांची शहर के सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। पिछले 3 महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 में निगम की टीम ने 130 से अधिक अवैध होर्डिंग्स को हटाकर बड़ी कार्रवाई की है। निगम अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत की जा रही है। हटाए गए होर्डिंग्स में वे शामिल हैं जिनके पास अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नहीं था या जिनके परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी थी। निगम की टीम ने शहर के मुख्य चौराहों और व्यस्त मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जहां अवैध होर्डिंग्स यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे। इनमें कचहरी चौक, जेल चौक, सर्कुलर रोड, लालपुर चौक, डांगरा टॉली चौक, हिनू और डोरंडा जैसे प्रमुख स्थान शामिल थे। कई होर्डिंग्स नालियों, ट्रांसफार्मर और अत्यधिक ट्रैफिक वाले जंक्शनों के खतरनाक रूप से पास लगाए गए थे। हजारीबाग जमीन घोटाला में एसीबी ने आईएएस विनय चौबे को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में दिया आवेदन। मुख्यमंत्री के सचिव रहे आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी अब रिमांड पर लेगी। रिमांड पर लेने के लिए एसीबी ने कोर्ट में आवेदन दिया है। विनय चौबे पहले शराब घोटाला और बाद में हजारीबाग में हुए खासमहल जमीन घोटाले में जेल में हैं। एसीबी ने जमीन घोटाले में उनके विरुद्ध पीआई दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। फिर जांच के बाद उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया। जांच के क्रम में उन्हें इस घोटाले में संलिप्तता पाई गई है।
एसीबी को ठोस सबूत मिले हैं। इसके बाद एसीबी ने कोर्ट से उन्हें रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया है। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को एसीबी के आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई होगी। यहां यह भी मालूम हो कि विनय चौबे के करीबी कारोबारी विनय सिंह, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और दलाल विजय सिंह जेल में हैं। एसीबी ने अब तक इस मामले में 5 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद किया जा चुका है। इनमें हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, विनय चौबे की पत्नी स्निग्धा सिंह व कई अन्य प्रमुख हैं। सूत्रों के अनुसार जांच के क्रम में एसीबी ने जमीन घोटाले में विनय चौबे की संलिप्तता पाई है। उनके विरुद्ध कई ठोस सबूत भी मिले हैं। इस तरह विनय चौबे की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। राज्य में एम्बुलेंस व्यवस्था चरमराई, खड़ी गाड़ियों पर भी वसूली का खेल जारी। झारखंड में एम्बुलेंस व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। कई जिलों में एम्बुलेंस की भारी कमी है। जो गाड़ियां संचालित हैं उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि महीनों से गैर कार्यरत और गैर मरम्मतशुदा एम्बुलेंसों को भी कार्यरत दिखाकर भुगतान लिया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी सम्मान फाउंडेशन की लापरवाही और अनियमितताओं के चलते प्रदेश भर में एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है। कई जगह मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, जिससे जान जोखिम में पड़ रही है। एम्बुलेंस कर्मियों से हुई बातचीत में गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस वाहन दिनांक 15 जुलाई को एसएनएमसीएच से सीएचसी टुंडी जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके बाद से ये एम्बुलेंस धनबाद के कुंज विहार स्थित एक गैराज में महीनों से खड़ी है। इसके बावजूद ईएमएस यानी इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस के रजिस्टर में इस गाड़ी की सेवा का एंट्री दिनांक 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक दर्ज है। दस्तावेजों में ये वाहन कार्यरत दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में ये कई सप्ताह से सड़क पर नहीं उतरी। ये सवाल उठता है कि जब वाहन गैराज में खड़ा है तो ये मरीजों को सेवा कैसे दे रहा है। ये मामला गंभीर वित्तीय अनियमितता और रिकॉर्ड में हेरफेर का प्रतीक है। हालांकि अब तक कंपनियां संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन निजी एजेंसी के जिम्मे है, लेकिन खराब प्रबंधन और रखरखाव की लापरवाही से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में मरीजों को एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। रामगढ़ के रजरप्पा में पुलिस का नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू। रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के निर्देश पर सोमवार से क्षेत्र में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया। अब बिना हेलमेट वाले दोपहिया सवारों को क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना है। रजरप्पा थाना पुलिस की यह सख्ती सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई पंप संचालक इस नियम का उल्लंघन करता है और बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल देता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पेट्रोल पंपों पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश, कहा लापरवाही बरतने वाले पर होगी कार्रवाई। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग इन दिनों अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पदाधिकारी आगामी एसआईआर में सुविधा के लिए वर्तमान मतदाता सूची का 2003 के मतदाता सूची से अधिक मैपिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि जितने अधिक मतदाताओं का 2003 के मतदाता सूची से पेरेंटल मैपिंग हो जाता है, उन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में आसानी हो सकेगी। बता दें कि 3 चरण में हो रहे एसआईआर के प्रारंभिक चरण पूरे होने के बाद दूसरे चरण में आगामी फरवरी महीने से वोटर वेरिफिकेशन का काम शुरू होने वाला है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय निर्वाचन सदन से ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में एसआईआर को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई बीएलओ आनाकानी करते हैं तो उनका रिपोर्ट विभाग को भेजें एवं निलंबन की प्रक्रिया करते हुए नए बीएलओ नियुक्त करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सभी स्तर के पदाधिकारियों को निर्वाचन के लिए आवंटित कार्य को करना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में सभी जिलों के मतदाता सूची के मैपिंग की बिंदुवार समीक्षा की। इस समीक्षा के क्रम में जमीनी स्तर पर आ रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को फील्ड विजिट कर मतदाता सूची के मैपिंग की समस्याओं का निरीक्षण करते हुए उसके समाधान एवं कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। झारखंड स्थापना दिवस पर सजेगी राजधानी। बिरसा मुंडा जयंती को लेकर मोरहाबादी में मुख्य समारोह की तैयारी।
15 नवंबर झारखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन न केवल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, बल्कि इसी दिन साल 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी। इसलिए ये तिथि झारखंड वासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। इस साल राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर राजधानी रांची में व्यापक तैयारियां जोरों पर हैं। रांची के हर हिस्से में इस ऐतिहासिक दिवस को विशेष बनाने की कोशिश हो रही है। मुख्य समारोह रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। यहां राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इस आयोजन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। समारोह के दौरान राज्य के विभिन्न विभाग अपनी उपलब्धियों और योजनाओं की झलकियां पेश करेंगे। मोराबादी मैदान को सजाने संवारने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पूरा क्षेत्र रंग-बिरंगी लाइट, फूल और झंडियों से सजा दिया गया है। यहां झारखंड की 25 सालों की विकास यात्रा को दर्शाने वाले थीम पवेलियन तैयार किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न विभागों की झांकियां प्रदर्शित होंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और खेल विभाग अपने अपने क्षेत्र की उपलब्धियों को आकर्षक तरीके से दिखाने की तैयारी में है। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म दिवस राज्य की आत्मा और पहचान का प्रतीक है। यही कारण है कि राज्य स्थापना दिवस और बिरसा जयंती का ये संयोग झारखंड वासियों के लिए एक भावनात्मक अवसर बन जाता है। जैसे जैसे 15 नवंबर करीब आ रहा है, राजधानी का हर कोना जय झारखंड के नारों और कलाकृतिक गीतों से गूंजने लगा है। बिरसा के आदर्शों और झारखंड की गौरव गाथा को याद करते हुए पूरा राज्य इस दिन को नई ऊर्जा और संकल्प के साथ मनाने की तैयारी में है। झारखंड महिला कांग्रेस की कमान रमा खलखो के हाथों में 1 महीने पहले गुंजन सिंह को सौंपी गई थी बागडोर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति मिलने के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 8 सोमवार को एआईसीसी ने झारखंड महिला कांग्रेस में फेरबदल किया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और रांची की पूर्व में मेयर रही रमा खलखो को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नई अध्यक्ष बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के जारी होते ही तत्काल प्रभाव से रमा खलखो महिला कांग्रेस की झारखंड अध्यक्ष बन गई हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर और सांसद सुखदेव भगत को हिमाचल प्रदेश संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक बनाया गया है। एआईसीसी की सचिव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और विधायक श्वेता सिंह आंध्र प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाई गई हैं। झारखंड कांग्रेस की प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रमा खलखो की नियुक्ति से झारखंड कांग्रेस परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के प्रति झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि रमा खलखो एक सशक्त, जुझारू और जमीन से जुड़ी महिला हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी और अधिक सशक्त होगी। पाकुड़ में जेवर साफ करने के बहाने 2 बच्चियों के कान की बाली लेकर फरार। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड स्थित सुंदरपुर गांव में शनिवार को ठगी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। 2 अज्ञात व्यक्तियों ने जेवर साफ करने के बहाने 2 बच्चियों के कान की सोने की बालियां लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 युवक सुंदरपुर गांव के एक घर में पहुंचे। उन्होंने खुद को बर्तन और जेवर साफ करने वाला बताया। इसी दौरान उन्होंने घर में मौजूद 2 सगी बहनों से कहा कि वे उनके कान की बालियां साफ कर देंगे। बालियां उतारने के बाद दोनों ठग मौके से फरार हो गए। घटना के समय बच्चियों के माता पिता काम से बाहर गए हुए थे। घर में केवल दोनों बहनें और उनका छोटा भाई मौजूद था। सूचना मिलते ही हिलनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हजारीबाग पुलिस ने पकड़े 6 आरोपी, चोरी के 80 लाख रुपए के गहने बरामद। पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हजारीबाग पुलिस ने 28 अक्टूबर और 11 नवंबर को हुई 2 चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों घटना में चोरी के आभूषणों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अजूबा के ऊपर 12, निक्की शर्मा के ऊपर 20, विकास कुमार सोनी के ऊपर 12 और बिशु कुमार के ऊपर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी क्रम में पुरुषोत्तम कुमार के ऊपर 5 और नीरज कुमार सोनी उर्फ पप्पू के ऊपर 1 मामला थाने में दर्ज है। आरोपियों ने पहली घटना लोसिंघना जबकि दूसरी घटना बड़ा बाजार ओपी थाना क्षेत्र में अंजाम दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों घटना की बात की जाए तो लगभग 80 लाख रुपए की ज्वेलरी की अपराधियों ने चोरी की थी। इन घटनाओं के बाद हजारीबाग एसपी ने 2 अलग अलग एसआईटी टीम का गठन किया था।
पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर को लोसिंगना थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा अखाड़ा यादव बाबू चौक के पास किरण बाला के घर में अज्ञात आरोपियों ने चोरी कर 40 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। इसी क्रम में हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि महात्मा गांधी स्मारक के पास कुछ संदिग्ध इकट्ठी खड़े हैं जो चोरी की घटना को अंजाम देने की नीयत से जुटे हैं, जिसके बाद सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद अजूबा, निक्की शर्मा और बिशु कुमार सोनी शामिल हैं। तीनों से जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बड़ा अखाड़ा जादव बाबू चौक के पास चोरी की घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया। इधर मोहम्मद अजूबा की निशानदेही पर एक अन्य आरोपी विकास कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया है। सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार ने बताया, आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद हुए हैं, जिसमें 120 ग्राम सोने के आभूषण और 500 ग्राम चांदी और एक मोबाइल है। सीसीआर डीएसपी ने बताया कि 5 नवंबर को गवाटोली चौक के निकट सरदार रणवीर सिंह के घर दिन दहाड़े अज्ञात आरोपियों द्वारा 40 लाख रुपए के जेवर की चोरी हुई थी। इस मामले में भी हजारीबाग पुलिस ने पुरुषोत्तम कुमार यादव और नीरज कुमार सोनी उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 268 ग्राम का सोना, 39,000 रुपए नकद और एक मोबाइल बरामद किया गया है। लॉन बॉल्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीतकर लौटे दिनेश कुमार का रांची में भव्य स्वागत। लॉन बॉल्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीतकर झारखंड और देश का गौरव बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश कुमार का मंगलवार को रांची रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई और खुली जीप में रैली निकालकर शहरवासियों ने अपने चैंपियन पर गर्व जताया। रांची रेलवे स्टेशन पहुंचते ही दिनेश कुमार अपने कोच डॉक्टर मधुकांत पाठक को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, पदाधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। स्वागत के बाद एक जुलूस के रूप में रैली निकाली गई जो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कार्यालय मोरहाबादी तक पहुंची। मोरहाबादी में आयोजित सम्मान समारोह में जेओए के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, पदाधिकारी चंचल भट्टाचार्य और संजय कुमार झा सहित कई गणमान्य लोगों ने दिनेश कुमार को शॉल, माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उनके कोच डॉक्टर मधुकांत पाठक को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। खेल निदेशक शेखर जमुआर ने अपने कार्यालय में दिनेश कुमार का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उपनिदेशक राजेश कुमार और पूर्व खेल निदेशक अनिल कुमार भी मौजूद रहे। 3 राज्यों से सटी झारखंड की सीमा पर बने 68 अस्थायी चेकपोस्ट। घाटशिला में तैनात की गई है केंद्रीय बल व राज्य की 20 कंपनियां। झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट व बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मंगलवार को मतदान होगा। इस चुनाव के मद्देनजर झारखंड से सटी बिहार, पश्चिम बंगाल व ओडिशा की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गश्त तेज कर दिया गया है। यहां 68 अस्थायी चेकपोस्ट से निगरानी की जा रही है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से पश्चिम बंगाल व ओडिशा की सीमा सटती है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड से सटे सभी 8 जिलों में मंगलवार को वोटिंग होगा। झारखंड से सटे बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर व कटिहार जिले हैं। इन जिलों में मंगलवार को मतदान होगा। इन जिलों से सटे झारखंड की सीमा पर 52 अस्थायी चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिसकी निगरानी भी की जा रही है। सीमा पर मादक पदार्थ से लेकर नकदी के अवैध तरीके से आवाजाही न हो सके, इसे लेकर निगरानी तेज है। घाटशिला विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष उपचुनाव में केंद्रीय बल व राज्य की 20 कंपनियां तैनात हो रही हैं। इनमें केंद्रीय बल की 10 कंपनियां, जैप व आईआरबी की 6 कंपनियां व झारखंड जगुआर की 4 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा जिला सशस्त्र बल के जवान भी स्थानीय स्तर पर इस चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन में लगाए गए हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में 300 बूथों पर मंगलवार को होने वाले मतदान के मद्देनजर जवानों की तैनाती बूथ व चेकपोस्ट पर की गई है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए ओडिशा के मयूरभंज में 5 व पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम व पुरुलिया में 8 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। चेकपोस्ट पर 24 घंटे चौकसी बढ़ती जा रही है। हर आने जाने वालों की निगरानी हो रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व चुनाव में खलल डालने की कोशिश न कर पाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।